नमस्कार मित्रों, मैं हूं एडवोकेट ब्रिजेश यादव। दोस्तों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम बात करने वाले हैं सरफेसी एक्ट 2002 के बारे में। दोस्तों, क्या आपने होम लोन या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या फिर आपने ऐसा कोई लोन लिया है दोस्तों, जहां पर आपने आपके दुकान, मकान, प्लॉट या फिर आपका कोई बहुत बड़ा व्यापार है, उस व्यापार में आपने बहुत बड़ी मशीन यूज कर रहे हैं, आप उस मशीन को बैंक और एनबीएफसी के पास गिरवी रखकर दोस्तों, या फिर आपने कोई बड़ा व्हीकल लोन, कमर्शियल आपने लोन लिया है, गाड़ी लोन लिया है दोस्तों, व्हीकल, कमर्शियल व्हीकल लोन लिया है दोस्तों, तो ऐसे में आप क्या कर रहे हैं? इन सारी चीजों को बैंक और एनबीएफसी के पास कोलेटरल के तौर पर, बंधक के रूप में दोस्तों, उनके पास रखकर आप वहां से लोन ले रहे हैं दोस्तों। तो चाहे आपका होम लोन हो या फिर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो। अब ऐसे केस में डियर फ्रेंड्स, ये सारी चीजें कवर होती हैं अंडर दी सिक्योर्ड लोन। तो सिक्योर्ड लोन का मतलब ये हुआ कि आपने बैंक या फिर एनबीएफसी से लोन लिया, लेकिन उसके रिटर्न में, उसके एवज में आपने आपकी संपत्ति या फिर उसके पेपर्स, जो भी चीजें हैं, आपने बैंक के पास गिरवी के तौर पर रखे, कोलेटरल के तौर पर रखे दोस्तों। अब ये लोन लेने के बाद अब आपने किया क्या? आपने कुछ समय तक बैंक और एनबीएफसी की जो ईएमआई थी उसको रेगुलर मैनर में भरा, उसकी किस्तों को आपने रेगुलर मैनर में भरा। लेकिन आगे हुआ क्या? स्थिति परिस्थिति खराब होने की वजह से, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या आपके साथ में आ गई, उस वजह से आपने उस ईएमआई का किस्तों का आपने रेगुलर मैनर में निरंतर आपने डिफॉल्ट करना स्टार्ट कर दिया। रेगुलर मैनर में आपने नहीं भरा, जैसे कि लगातार 3 ईएमआई आपकी डिफॉल्ट हो गई, टोटल 90 दिन हो गए। तो 90 दिन होने के बाद आपका जो लोन अकाउंट है वो एनपीए में कैटेगराइज या फिर घोषित कर दिया जाता है। तो उसके बाद बैंक और एनबीएफसी को शक्ति और पावर प्राप्त होती है कि वो आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में वो लीगल एक्शन, कानूनी कार्रवाई वो स्टार्ट कर सकते हैं। अब ऐसे में हुआ क्या दोस्तों? हम बात कर रहे हैं सिक्योर्ड लोन की दोस्तों, और सरफेसी एक्ट 2002 की बात कर रहे हैं। तो यहां पे इस सिक्योर्ड लोन के केस में दोस्तों, आपके इस लोन के ऊपर सरफेसी एक्ट 2002 का जो कानून है वो लागू होगा। दोस्तों, सरफेसी एक्ट 2002 ये बैंक और एनबीएफसी को एक शक्ति प्रदान करता है, एक पावर देता है कि सिक्योर्ड लोन के केस में आपने बैंक और एनबीएफसी के पास जो भी संपत्ति, प्रॉपर्टी गिरवी के तौर पर रखा है दोस्तों, उसको डायरेक्टली सीधे अपने कब्जे में ले सकते हैं, और उसको डायरेक्टली सीधे कब्जे में लेकर सरफेसी एक्ट की कानूनी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए वो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को जो आपने उनके पास गिरवी के तौर पे रखा था, उसको सेल करके, उसकी नीलामी करके, उसका ऑक्शन करके वो बकाया राशि की वसूली कर सकते हैं दोस्तों। जो भी उनका अमाउंट ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग है, उसकी वसूली वो कर सकते हैं दोस्तों, संपत्ति, प्रॉपर्टी को बेचकर, उसकी नीलामी, उसका ऑक्शन करके दोस्तों। अब यहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 के कानून के तहत बैंक और एनबीएफसी को एक बहुत बड़ी शक्ति प्राप्त है, और बैंक और एनबीएफसी को कहीं भी, किसी भी कोर्ट, कचहरी, ट्राइब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, वहां पे जाकर वहां से कोई भी ऑर्डर लेकर आने की जरूरत नहीं है दोस्तों। तो इसी चीज का बैंक और एनबीएफसी फायदा उठाते हैं, अपनी इन्हीं शक्तियों का प्रयोग करते हैं, और सिक्योर्ड लोन के केस में डायरेक्टली सीधे वो, जैसे ही आपका 3 ईएमआई डिफॉल्ट होता है, आपका लोन अकाउंट एनपीए में जाता है, उसके बाद ही तुरंत वो आपके ऊपर इस सरफेसी एक्ट 2002 के कानून के तहत कानूनी कार्रवाई, लीगल एक्शन लेना स्टार्ट करते हैं, और आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को वो अपने कब्जे में लेकर उसको बेचने की जो प्रक्रिया होती है, जो नीलाम की जो प्रक्रिया होती है, ऑक्शन की जो प्रोसेस होती है दोस्तों, उसको वो स्टार्ट कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, ऐसे में यदि आपका कोई भी, आपका होम लोन हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी हो, तो ऐसे केस में यदि आपके ऊपर ऐसा कोई एक्शन, कोई कानूनी कार्रवाई चल रही है, तो इसे हमें कैसे रोकना है, इसमें कैसे ऑब्जेक्शन लेना है, और हमें इससे कैसे बचना है दोस्तों, इसके बारे में आज मैं डिटेल्ड में और विस्तार में आप लोगों के साथ में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, जैसे ही आपका 3 ईएमआई लगातार कंटिन्यूअसली डिफॉल्ट होता है, लोन अकाउंट आपका एनपीए में चला गया, तो बैंक और एनबीएफसी सबसे पहले दोस्तों आपको सरफेसी एक्ट 2002 के कानून के तहत आपको 13(2) की नोटिस भेजती है। इस 13(2) की नोटिस को दोस्तों कहते हैं डिमांड लीगल नोटिस। इसमें क्या लिखा रहता है? इसमें बैंक और एनबीएफसी ये कहती है कि भाई, हमें बकाया राशि का जो भी अमाउंट आपका ड्यू या फिर आउटस्टैंडिंग है, उस पूरे अमाउंट का आप रीपेमेंट, भुगतान कर दीजिए अगले 60 दिनों के अंदर। तो इस लीगल डिमांड नोटिस के अंदर आपको 60 दिन का आपको समय दिया जाता है, 60 डेज का आपको टाइम दिया जाता है कि जो भी अमाउंट टोटल बाकी है उसका रीपेमेंट, उसका भुगतान कर दीजिए। तो ये था 13(2) की नोटिस दोस्तों। तो जैसे ही आपको सिक्योर लोन के केस में आपको 13(2) की नोटिस प्राप्त होती है, तो प्लीज आप उसको थोड़ा सा सीरियस लीजिए दोस्तों, उसको बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सरफेसी एक्ट 2002 का कानून लागू होता है। यहाँ पे तुरंत इमीडिएटली कानूनी कार्रवाई करके आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेके उसको नीलाम और ऑक्शन किया जा सकता है। तो जैसे ही आपको इस केस में दोस्तों आपको 13(2) की नोटिस प्राप्त होती है, इमीडिएटली आपको इसके अंदर एक्शन लेना है दोस्तों। डियर फ्रेंड्स, 13(2) की नोटिस प्राप्त होने के बाद 60 दिनों के अंदर ही आपको
इसमें ऑब्जेक्शन, इसमें आपको रिप्लाई फाइल करना है। यदि आप अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी को, आपकी आपके व्हीकल को, आपके घर को, आपके मकान को, आपकी दुकान को, आपके प्लॉट को यदि आप बचाना चाहते हैं नीलामी या फिर ऑक्शन से दोस्तों, तो डियर फ्रेंड्स, आपको इस 13/2 की नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई आपको 60 दिनों के अंदर बैंक और एनबीएफसी को देना है। यदि बैंक और एनबीएफसी के द्वारा ये जो 13/2 की जो नोटिस भेजी गई है, यदि यह गलत है, इलीगल है, गैर कानूनी है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर ये जो पेनाल्टी इंटरेस्ट या फिर जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जिस रेट पर आपको लोन दिया गया था, यदि उसमें कोई वेरिएशंस है, पहले कम था फिर ज्यादा हो गया फिर कम हो गया, कुछ गलत कैलकुलेशन है, आपके ऊपर पेनाल्टी, फाइन, इंटरेस्ट एक्सेसिव ज्यादा लगा दिया गया दोस्तों, या फिर आपको कुछ समय चाहिए, आपकी दिक्कत समस्याएं आपके साथ में चल रही है, मेडिकल प्रॉब्लम, बिजनेस में लॉस, काम धंधा छूट गया है, कोई नुकसान चल रहा है आपके साथ में, तो इन सारी समस्याओं, दिक्कत को आप उसके अंदर मेंशन करिए, बताइए। या फिर उनका कोई ये जो कृत्य, जो एक्ट है, ये जो कानूनी जो कार्रवाई है 13/2 की, अगर ये गलत है तो उसमें आपका रिप्लाई, आपका ऑब्जेक्शन आपको फाइल करना चाहिए दोस्तों, आपके एडवोकेट, आपके वकील साहब के माध्यम से। और आपका सही ऑब्जेक्शन रखिए दोस्तों, आपका सही ग्राउंड रखिए, और आप कोशिश करिए कि आप वहीं पर बैंक और एनबीएफसी के साथ में बातचीत करके दोस्तों सेटलमेंट करें, समझौता करें, नेगोशिएशंस करें। आप आपके अकाउंट को एक्टिव भी करवा सकते हैं, आप उनसे कुछ समय भी ले सकते हैं दोस्तों। तो 13/2 की नोटिस का आपको जवाब, रिप्लाई फाइल करना चाहिए 60 दिनों के अंदर। और जैसे ही आपका रिप्लाई जवाब बैंक और एनबीएफसी के पास गया दोस्तों, अच्छा, ये जो जवाब, रिप्लाई आप फाइल करेंगे ना दोस्तों, ये किस कानून के तहत करेंगे, किस सेक्शन के तहत करेंगे दोस्तों? 13(3)(a). 13(3)(a) का जो सेक्शन है दोस्तों, ये आपको बताता है कि आप इस 13/2 की नोटिस में आप रिप्लाई जवाब आप फाइल कर सकते हैं अंडर सेक्शन 13(3)(a) दोस्तों के तहत। सो डियर फ्रेंड्स, आपको रिप्लाई, आपको जवाब जरूर फाइल कर देना चाहिए। अब जैसे ही आपका रिप्लाई जवाब बैंक और एनबीएफसी के पास गया, तो बैंक और एनबीएफसी को इस रिप्लाई जवाब पे, उनको आप अपनी तरफ से उस पर रिप्लाई जवाब देना होता है विदिन 15 डेज, विदिन 15 डेज, 15 दिनों के अंदर दोस्तों। यदि बैंक या फिर एनबीएफसी आपके ऑब्जेक्शन पे यदि रिप्लाई जवाब 15 दिनों के अंदर नहीं देती है दोस्तों, तो ये आपके लिए ग्राउंड बन जाएगा, आपके लिए प्लस पॉइंट बन जाएगा दोस्तों। यदि आगे चलकर कोई भी बड़ी कार्रवाई होती है, फर्दर प्रोसीडिंग्स होती है, तो यहाँ पे जो बैंक और एनबीएफसी ने आपके जवाब, आपके रिप्लाई पर, आपके ऑब्जेक्शन पे जो जवाब नहीं दिया विद इन 15 डेज, ये आपके लिए एक बढ़िया ग्राउंड बन सकता है आगे चलकर इस प्रोसीडिंग्स पे स्टे लेने के लिए दोस्तों, इसको सेट असाइड करवाने के लिए दोस्तों। यदि आपने कोई रिप्लाई जवाब नहीं दिया इस डिमांड नोटिस का, 13/2 की नोटिस का, तो आगे दोस्तों आपके खिलाफ में, आपके अगेंस्ट में अगली कार्रवाई होगी दोस्तों। आपको अगला नोटिस आएगा दोस्तों 13/4 की नोटिस, जिसे कहा जाता है दोस्तों सिंबॉलिक पोजीशंस या फिर सांकेतिक कब्जा दोस्तों। इसमें क्या होता है, बैंक और एनबीएफसी आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी पे आके नोटिस चिपका देती है कि ये 13/4 की नोटिस है, सिंबॉलिक पोजीशंस है दोस्तों, एक सांकेतिक कब्जा है। बैंक और एनबीएफसी अपने रिकॉर्ड्स में ये बताती है कि अब ये संपत्ति, प्रॉपर्टी हमारे कब्जे में आ चुकी है, अब हम इसके मालिक बन चुके हैं। वो आके आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी के ऊपर 13/4 की नोटिस से स्टिक और चिपका देते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, वहाँ के लोकल न्यूज़पेपर्स में, हिंदी, इंग्लिश में, मराठी में, वहाँ पे एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि ये फला फला, ये संपत्ति, प्रॉपर्टी अब इस बैंक और एनबीएफसी के कब्जे में है। तो इसके साथ में कोई भी व्यवहार ना करे, इस प्रॉपर्टी को कोई भी खरीदे या फिर इसको कोई भी लीज पे ना ले, इस प्रॉपर्टी को लेकर कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शन ना करे दोस्तों। तो 13/4 की नोटिस का मतलब ये हुआ कि अब बैंक और एनबीएफसी उसको पूरी तरीके से, सिंबॉलिकली तरीके से अपने कब्जे में ले चुकी है। भले से आपके पोजीशन में है, भले से आपके कब्जे में, लेकिन बैंक और एनबीएफसी के रिकॉर्ड में अब वो प्रॉपर्टी, अब वो संपत्ति उनके पास आ चुकी है दोस्तों। तो ऐसे स्टेज पे भी दोस्तों आप ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। कैसा ऑब्जेक्शन? आप इसके अगेंस्ट में दोस्तों डीआरटी में जा सकते हैं। तो 13/2 का स्टेज हो या फिर 13/4 का स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो दोस्तों, आप इसके अगेंस्ट में, इसके खिलाफ में आप डीआरटी में जा सकते हैं। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में डीआरटी में आप जा सकते हैं। लेकिन ध्यान देना, वहां पे जाने का एक टाइम पीरियड होता है दोस्तों 45 डेज का। तो जब आपको नोटिस प्राप्त होती है, तो नोटिस प्राप्त होने के अगले 45 डेज के अंदर आपको डीआरटी में मूव करना होता है, इसके अगेंस्ट में अपील या फिर इसको चैलेंज करने के लिए दोस्तों। तो 13/2 की स्टेज हो या फिर 13/4 की स्टेज हो, आप कभी भी आप डीआरटी में आप जा सकते हैं, इसके अगेंस्ट में आप अपील करने के लिए दोस्तों। यदि आपने 13/4 के स्टेज पर भी आपने कोई ऑब्जेक्शन, कोई रिप्लाई, कोई एक्शन नहीं लिया, इसमें आपने अपील फाइल नहीं की दोस्तों, तो इसके बाद डायरेक्टली सीधे डियर फ्रेंड्स, जो बैंक और एनबीएफसी है, वो सेक्शन 14 में, सेक्शन 14 में दोस्तों वो एप्लीकेशन वो फाइल करती है दोस्तों आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब के पास, डीएम के पास, या फिर दोस्तों सीएमएम, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास। ठीक है, तो डीएम के पास या फिर आपका दोस्तों सीजीएम साहब के पास, ठीक है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट साहब के पास। वहां से क्या करते हैं, सेक्शन 14 की एप्लीकेशन लगाकर वहां से दोस्तों वो ऑर्डर लेकर आते हैं दोस्तों फिजिकल पोजीशन का दोस्तों। अब फिजिकल पोजीशन दैट मींस यदि डीएम साहब ने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया, यदि, या फिर जो कोर्ट है, जो
सीजीएम साहब की जो कोर्ट है, यदि उन्होंने आपके अगेंस्ट में ऑर्डर कर दिया कि भाई इस प्रॉपर्टी संपत्ति को बैंक और एनबीएफसी के कब्जे में दिया जाए फिजिकल तरीके पे, फिजिकल तरीके से, भौतिक रूप से, तो दोस्तों वहां पे जो डीएम साहब या फिर जो कोर्ट है दोस्तों, वो वहां पे कह सकती है कि फिजिकल पोजीशन दिलाने के लिए आप वहां के लोकल जो पुलिस स्टेशन है, आप उनका सहयोग ले सकते हैं दोस्तों। तो ऐसे में आपको जोर जबरदस्ती फोर्स, एक रीजनेबल फोर्स का उपयोग करके आपको आपकी संपत्ति प्रॉपर्टी से खाली कराया जा सकता है दोस्तों। कि यहाँ पे सेक्शन 14 का एप्लीकेशन करके ऑर्डर डीएम और कोर्ट के माध्यम से निकाला गया है दोस्तों। तो डियर फ्रेंड्स, यदि काफी लेट हो चुका है और आपका मैटर आपका सेक्शन 14 के स्टेज पर पहुंच चुका है, सेक्शन 14 की नोटिस पर पहुंच चुका है दोस्तों, तो ऐसे में भी आप डीआरटी में आप अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल में आप अप्रोच कर सकते हैं, वहां पे आप मूव कर सकते हैं दोस्तों। सो डियर फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कोई भी नोटिस प्राप्त होगी तो नोटिस के विद इन 45 डेज आपको पर्टिकुलर डीआरटी ट्राइब्यूनल में आपको मूव करना है। अब जब आप डीआरटी में जाएंगे दोस्तों, तो वहां पे आप अपील करेंगे अंडर सेक्शन 17 में दोस्तों, अंडर सेक्शन 17 में। डियर फ्रेंड्स, डीआरटी में जाएंगे तो आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, वहां पे कोई भी आपको अमाउंट, आपको कोई भी प्री डिपॉजिट्स नहीं करना है। बस जो जितनी की आपकी प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली जो भी कोर्ट फीस तय होगी उतना ही कोर्ट फीस देना होगा। बाकी कितना आपका अमाउंट है उसका कोई भी आपको 25%, 50% ऐसा कोई भी आपको प्री डिपॉजिट्स, कोई भी अमाउंट आपको ट्राइब्यूनल में डीआरटी में आपको डिपॉजिट बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। तो यदि आप के खिलाफ में इस प्रकार की कोई भी सरफेसी एक्ट 2002 में कोई भी कार्रवाई चल रही है, चाहे वो 13(2) की नोटिस हो, चाहे वो 13(4) की नोटिस हो या फिर सेक्शन 14 की नोटिस हो दोस्तों, इस मामले में किसी भी स्टेज में आप डीआरटी में अपील कर सकते हैं। आप इस कार्रवाई को आप स्टे या फिर स्थगित करवा सकते हैं, इसको आप सेट असाइड करवा सकते हैं दोस्तों, यदि आपके पास कोई मजबूत, बढ़िया, अच्छा ग्राउंड होगा तो यदि ये कार्रवाई गलत है, गैर कानूनी है, बिना आपको बाकायदा प्रॉपर आपको नोटिस सर्व किए और आपके साथ में कोई बातचीत नहीं किया, कोई समझौता, कोई सेटलमेंट, कोई आपको मौका नहीं दिया गया, विदाउट एनी प्रॉपर नोटिस सर्व किए सीधे ये सब एक्शन लिया जा रहा है दोस्तों, तो आप इसके खिलाफ में डीआरटी में अप्रोच और मूव कर सकते हैं। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि बैंक या फिर एनबीएफसी ने आपके ऊपर रॉन्ग, गलत इंटरेस्ट चार्ज किया है, एक्सेसिव ज्यादा इंटरेस्ट लगा दिया है, उनका पेनाल्टी, फाइन सब कुछ गड़बड़ है, लोन देते समय था 12% के रेट पे इंटरेस्ट, बाद में हो गया 14%, बाद में हो गया 18%, फिर पीछे आ गया 15 पे, फिर आ गया 10 पे, फिर हो गया 15, मतलब कि विदाउट एनी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है, जो रेपो रेट है, उसके अकॉर्डिंगली वो जा नहीं रहे हैं, अपने मनमानी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं, कुछ भी पेनाल्टी, कुछ भी फाइन लगा रहे हैं, उसका कोई रीजन नहीं दे रहे, कोई रीजन नहीं बता रहे, तो आप ये इन सारी चीजों के खिलाफ में आप डीआरटी में मूव कर सकते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 17। और मैं आपको ये श्योरिटी गारंटी दे रहा हूं, यदि आप डीआरटी में जाएंगे तो ये प्रोसीजर दोस्तों रुक जाएगा और आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी ऑक्शन और नीलाम होने से बच जाएगी दोस्तों। खास करके यदि आपका होम लोन है, आप जिस घर में रहते हैं, यदि उसके ऊपर कोई सरफेसी एक्ट की कार्रवाई चल रही है, तो ऐसे में आपको शांत और चुप बिल्कुल भी नहीं रहना है दोस्तों, क्योंकि बैंक और एनबीएफसी को सबसे ज्यादा शक्ति और पावर इसी सरफेसी एक्ट 2002 के कानून के तहत प्राप्त है। कहीं किसी कोर्ट कचहरी में जाने की जरूरत नहीं है, किसी भी ट्रिब्यूनल में जाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली सीधे 3 नोटिस मारो और सीधे प्रॉपर्टी संपत्ति को अपने कब्जे में लो और सीधे इसको बेचो, नीलाम करो, ऑक्शन करो और बकाया राशि की वसूली करो और सीधे आप रोड पे आ जाएंगे दोस्तों। तो ऐसे मामले में आपको बिल्कुल भी शांत आपको नहीं बैठना है। यदि आप शांत बैठेंगे, नोटिस पे नोटिस आती रहेगी, फिर डायरेक्टली सीधे आप घर के बाहर और बैंक और एनबीएफसी आपके घर के अंदर दोस्तों। तो आपको बिल्कुल भी चुप और शांत नहीं रहना है। यदि डीआरटी में आपको कोई रिलीफ नहीं मिलती है दोस्तों, तो आप जा सकते हैं डीआर80 में, अंडर सेक्शन 18 में, जो अपीलेंट जो ट्राइब्यूनल है दोस्तों, आप वहां पे जा सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यदि आपको लग रहा है कि आपके साथ में अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन किया जा रहा है, उसका उल्लंघन किया जा रहा है दोस्तों, तो इसके लिए डियर फ्रेंड्स आपका संबंधित आपके राज्य का हाई कोर्ट है दोस्तों, आप वहां पे जाके रीट पिटीशन आप फाइल कर सकते हैं दोस्तों, अंडर सेक्शन 226। लेकिन वैसे तो इस सरफेसी एक्ट के कानून के खिलाफ, इनकी कार्रवाई के अगेंस्ट में ना तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा सकते हैं, ना तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं दोस्तों, डायरेक्टली सीधे आपको डीआरटी में ही जाना पड़ेगा। एक ही ऑप्शन है, डीआरटी के पास ही इस मैटर का जुरिस्डिक्शन है, क्षेत्राधिकार है, वही इस मैटर को डील कर सकता है दोस्तों। लेकिन सिर्फ यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ रहेगा दोस्तों, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ रहेगा, सुना नहीं गया होगा, या फिर जो एक है ना कि दूसरे पक्ष को भी सुना जाना चाहिए, ऑडियो ऑल्टरम पार्टम, आपको एक अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई कि आप अपने पक्ष को रख सके, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है दोस्तों, तो हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट में जाइए, आप वहां पे आप रीट पिटीशन आप फाइल करिए दोस्तों, वहां से आपको जस्टिस मिल जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, एक बात को नोट करिए, यदि आपका सिक्योर्ड लोन का मामला है,
होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, कोई बहुत बड़ी कमर्शियल व्हीकल लोन है दोस्तों, या फिर आपने आपकी संपत्ति, प्रॉपर्टी, दुकान, मकान यदि आपने बैंक और एनबीएफसी के पास कोलेक्ट्रल के तौर पर बंधक के रूप में रखा है दोस्तों, तो ऐसे मामले में आपको बहुत सावधान और आपको अलर्ट रहने की जरूरत है। यदि आप इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से जा सकती है दोस्तों, क्योंकि ये कोई पर्सनल लोन नहीं है, ये कोई अनसिक्योर्ड लोन नहीं है दोस्तों, ये है सिक्योर्ड लोन। तो दोस्तों ऐसे केस में अलर्ट रहिए, सावधान रहिए और चीज़ों को बहुत सीरियस लीजिए डियर फ्रेंड्स। सो डियर फ्रेंड्स, मेरा ये लेक्चर यहीं पे समाप्त हुआ। आपने इतना समय दिया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो दोस्तों, तो आप इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए, और यदि आप मेरे इस वीडियो चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए दोस्तों। यदि आपको 13(2) की नोटिस, 13(4) की नोटिस, सेक्शन 14 की नोटिस, डीएम की नोटिस, कोर्ट की नोटिस या फिर कोई भी किसी भी प्रकार की नोटिस आती है दोस्तों, आप मुझे शेयर करें, उसमें क्या रिप्लाई जवाब देना है, या फिर डीआरटी में अपील फाइल करना है, डीआर-80 में जाना है, हाई कोर्ट में जाना है दोस्तों, कहीं भी हो डियर फ्रेंड्स, उसके लिए मैं तैयार हूं। आपका 100% सपोर्ट, सहयोग करने के लिए मैं खड़ा हूं दोस्तों। आपको कोई भी लीगल एडवाइस, गाइडेंस चाहिए तो दिए गए लीगल हेल्पलाइन नंबर पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। तो आप किसी भी नोटिस को लेकर डरिए, घबराइए बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। कानूनी ज्ञान का उपयोग करिए, नियम कानून से चलिए, गारंटी दे रहा हूं कि आपकी संपत्ति, आपकी प्रॉपर्टी आपके हाथ से नहीं जाएगी दोस्तों। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।